Hello, my dear students, and welcome back to my channel. This is Sunando Devnath, and in this video, I'm going to continue with the ninth chapter of physics of class 9th, current electricity. So चैप्टर को आगे ले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस का कॉज, क्यों होता है रेजिस्टेंस, और हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे पीडी के नाम से जाना जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देखेंगे। सो तीन चीजें मेनली आज हमारे इस वीडियो में है। रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, एक ऑब्स्ट्रक्शन करंट को जो मिलता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसका कॉज और उसको मेजर कैसे करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे, एंड ओम्स लॉ पढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो हम अपने डेली लाइफ में कई बार ये दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इजंट इट? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। हम बोलते हैं ना, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कॉपर और आयरन का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम बोलेंगे आयरन इज नॉट सच अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कॉपर इज। कॉपर के जितना आयरन अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो हम किसको अच्छा कंडक्टर बोलते हैं? बोलते हैं कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर, कॉपर इज बेटर देन आयरन। तो क्या ऐसा है कॉपर में जो कॉपर को बेटर कंडक्टर बनाता है, आयरन को लेस गुड कंडक्टर बनाता है? तो इसका रीजन ये है कि रेजिस्टेंस जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सपोज यू हैव अ कॉपर वायर, दिस इज अ कॉपर वायर, एंड देन यू हैव एन आयरन वायर, से दिस इज एन आयरन वायर। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? कॉपर करंट को बहुत इजीली फ्लो करने देता है। क्या करता है? दिस फर्स्ट वन इज कॉपर वायर। हाँ, सपोज दिस इज द कॉपर वायर। द कॉपर वायर अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट वेरी इजीली। बहुत आराम से कॉपर वायर के थ्रू करंट फ्लो कर जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, रादर इट्स द सेकंड बेस्ट कंडक्टर आफ्टर सिल्वर। आयरन क्या करता है? करंट को पास तो होने देता है लेकिन उतना इजीली फ्लो होने नहीं देता है। मींस इट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू द करंट। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे रेजिस्टेंस पर, तो रेजिस्टेंस का मैंने बताया था, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। जो रुकावट करंट को मिलता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये आयरन जो है ये करंट को ज्यादा रोकता है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर करंट को इजीली फ्लो होने देता है, तो इसीलिए कॉपर गुड कंडक्टर है, बेटर देन आयरन है। इसीलिए कॉपर का वायर्स भी बनता है, कॉपर वायर्स। तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मींस ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट। रेजिस्टेंस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आयरन। कंपैरेटिवली आयरन का जो रेजिस्टेंस है, आयरन रेजिस्टेंस इज मोर। ठीक है ना? तो आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है क्योंकि वो करंट को ज्यादा रोकता है, सो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो कॉपर करंट को बहुत कम रोकता है, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर है, यानी उसकी रेजिस्टेंस कम है। यानी जितना कम रेजिस्टेंस होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना बुरा कंडक्टर होगा, दैट विल बी अ बैड कंडक्टर। सो दिस इज वन थिंग। नाउ रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, कारण, ये हमें आज पढ़नी है। तो सपोज दिस इज अ मैग्निफाइड व्यू ऑफ अ कॉपर वायर। इमेजिन करो ये कॉपर वायर है, ठीक है ना? मैंने काफी इसका थिक कॉपर वायर बनाया, और इस कॉपर वायर में बहुत सारे कॉपर के एटम्स हैं, बहुत सारे कॉपर के एटम्स हैं। बट लेट मी ड्रॉ ओनली अ फ्यू कॉपर एटम्स। सपोज दीज सर्कल्स आर कॉपर एटम्स। ओके, मैं दूरी दूरी पर बना रहा हूं, हालांकि इतना दूरी दूरी पे तो नहीं होते हैं कॉपर एटम्स, लेकिन ताकि तुम्हें समझ में आए इसलिए आई एम ड्रॉइंग ईच कॉपर एटम quite a quite far from each other. They're maintaining social distance with each other. Okay, so these are the copper atoms. I have drawn only 8 copper atoms, हालांकि there are thousands and thousands of copper atoms. So here millions and millions of copper atoms. तो मैंने copper atoms तो बना दिए। अब इन copper atoms के जो outer most electrons हैं वो बहुत loosely bound होते हैं, है ना? Because metals के जो outer most electrons क्या होते हैं? They are very loosely bound. उन्हें हम free electrons बोलते हैं। तो free electrons उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, और वो बहुत लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस होता है। बहुत इजीली उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से हटा दिया जा सकता है। तो इमेजिन करो कि ये जो 8 एटम्स मैंने बनाया इस कॉपर वायर में,
हर एक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली रिमूवेबल है, तो इन इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं ऐसे एक तार कनेक्ट कर दूं, इस तार में एक बैटरी कनेक्ट कर दूं या सेल कनेक्ट कर दूं, सी इन माय फिगर, देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही मैंने सेल लगाया इस कॉपर वायर के अक्रॉस, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस मैंने एक सेल लगाया, वैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। देखो जिसको मैं अभी येलो से सर्कल किया, येलो कलर से, दैट इज पॉजिटिव एनोड, दिस इज द पॉजिटिव एनोड, राइट? तो पॉजिटिव एनोड ऑफ द सेल के तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एटम्स में, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कॉपर एटम में, ये कॉपर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू करेंगे एक साथ। they will start to run towards the anode, and see, this is the direction I have drawn with the arrow. This is the direction of electrons, this is not the direction of current. So the electrons will start moving towards the anode, and it will go like this. So this will be the a path will be a closed path for the electrons will be followed. तो तुम देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ थ्रू द वायर फ्लो करने लगेगा। क्या मैंने बोला? द इलेक्ट्रॉन्स, rather the free electrons, they start moving, they start running towards the anode, means from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell through the wire, ऐसे दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो अभी मैंने जो एरो बनाया इस तार में, this is not the direction of current, this is the direction of electrons. The electrons are flowing in this direction, in this path. Okay, while these electrons are flowing, they will collide with each other. अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए, तो आपस में तो टकराएंगे ना। स्कूल के कॉरिडोर में टीचर ने बोला कि 100 स्टूडेंट्स हैं, बोला दौड़ो। 100 students running in the corridor, they will collide with each other. So these electrons, when they start flowing across the conductor, so they collide with each other. और कोलिजन की वजह से क्या होता है? उनका स्पीड डिक्रीज होने लगता है, और वही है कारण रेजिस्टेंस का। अगर स्पीड डिक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर जाता बिना किसी कोलिजन के, तो वो अच्छा कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती। लेकिन दौड़ रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स और आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उनका स्पीड घट जा रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो विद सम ऑब्स्ट्रक्शन। इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। This is the cause of resistance. There is some obstruction to the flow of electrons. One more thing, electrons सिर्फ आपस में ही नहीं टकरा रहे हैं, electrons fixed positive charges के साथ भी टकरा रहे हैं। Because understand what is the meaning of fixed positive charges. Suppose the electrons have come out from the orbit of the atoms. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट ऑफ द एटम से तो बाहर आ गया, कॉपर एटम जो है, कॉपर एटम के ऑर्बिट से बाहर आ गया। तो अभी बचा क्या हुआ है? सेंटर में तो उसका न्यूक्लियस है ना, प्रोटॉन्स तो अपने जगह पर ही है ना, एटम का प्रोटॉन्स तो अपने अपने जगह पर ही है ना। सी आई एम ड्राइंग द प्रोटॉन्स विद सॉलिड सर्कल। द प्रोटॉन्स आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशंस, राइट? सो दीज प्रोटॉन्स आर द फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस जिनके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते वक्त टकराएंगे। These protons, the fixed protons या न्यूक्लियस, उसमें न्यूट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक अप द न्यूक्लियस। वो जो फिक्स्ड न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के साथ, हर एक एटम का अपना न्यूक्लियस, वो तो अपने अपने जगह पर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ने अपना ऑर्बिट छोड़ा है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेगा, वो फिक्स्ड न्यूक्लियस के साथ टकराएगा, और वो अपने आपस में भी टकराएगा, एंड दैट विल कॉज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू स्लो डाउन, एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से करंट का फ्लो होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्शन मिला मींस करंट को ऑब्स्ट्रक्शन मिला, दैट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज सो सिंपल। तो अभी मैंने जो भी बोला उसको मैंने अभी देखो यहाँ लिख दिया है, ये एग्जाम में आता है, रीड इट नाउ, and when you read this you will understand it very easily. Cause of resistance, देखो, when the ends of a wire are connected to a cell, जब किसी भी तार का दोनों ends, दोनों सिरा को अगर हम सेल से कनेक्ट करते हैं, दोनों एंड्स को, तो क्या होता है? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स,
they start moving from the negative terminal to the positive terminal. Obviously negative से positive flow करेगा through the cell, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिवली चार्ज होता है तो अट्रैक्ट किस तरफ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, थ्रू द मेटल वायर, थ्रू उस तार के थ्रू द मेटल वायर. एंड ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, जब वो मूव कर रहे हैं, दे कोलाइड विथ द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस. फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द that ion जिसने अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, अब वो ओनली पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट. सो दैट इज फिक्स्ड पॉजिटिव आयन एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस आपस में भी टकराते हैं of the wire, due to which their speed decreases. उनका speed decrease करता है. Thus the wire offers some resistance to the flow of electrons, or you can say flow of current through it. इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ resistance तो electrons और या फिर current को मिल रहा है. इसी को, यही है cause of resistance. इसके बाद हमने जो लिखा है, the SI unit of resistance is ohm. ये हम थोड़ी देर बाद डिफाइन करेंगे कि 1 ओम का डेफिनेशन क्या होता है. इसी वीडियो में हम डिफाइन करेंगे. एज ऑफ नाउ, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जान लो कि रेजिस्टेंस जो है उसको हम मेजर करेंगे तो जो यूनिट चाहिए उसे हम बोलते हैं ओम. ये कहां से ओम आ गया, क्या है, और इसका सिंबल है ये इस तरह का सिंबल होता है ओम का. वो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि 1 ओम का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि 1 ओम का डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म है उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जानना जरूरी है. सो एज ऑफ नाउ, for the time being, only keep in your mind what I said कि SI unit of resistance is ohm. तो हमने क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्टिंग से पढ़ी. हमने पढ़ा करंट, करंट का SI यूनिट एम्पियर, तो I होता है करंट, उसका SI यूनिट एम्पियर. हमने पढ़ा चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, उसका SI यूनिट होता है कूलम्ब. हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम. और हम अभी पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V, और उसका SI यूनिट होता है वोल्ट, उसका भी सिंबल V. तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंस से हमें पढ़नी है, समझनी भी है. ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था. वाटर इज एट, देयर आर टू कंटेनर्स कनेक्टेड विद ईच अदर, and in one container water is at higher level and in another container water is at lower level. और हमने देखा कि water from higher level went to lower level, means there was a difference in the heights. तो वही एनालॉगस है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में. कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा कम है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन में फ्लो करेगा. ओके, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे. तो पहले इस डेफिनेशन को साइड करते हैं. एक फिगर देखो, मान लो 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. नाउ लिसन केयरफुली. पॉइंट बी से पॉइंट ए तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. लेट मी रिपीट. पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मुझे क्या लाना है, मुझे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस हो सकता है 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज, 1 नैनोकूलम्ब चार्ज, कुछ भी यूनिट हो सकता है, लेकिन 1 मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए. सो 1 माइक्रोकूलम्ब, 1 नैनोकूलम्ब हो सकता है, 1 कूलम्ब हो सकता है. सो लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए. तो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं प्लस क्यू से डिनोट कर रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे कहां से कहां लाना है, बी से ए तक, या फिर ए से बी भी बोल सकते हैं, ए से बी तक या बी से ए तक, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है. और इस लाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. यानी पोटेंशियल डिफरेंस का अगर सिंबल V होता है तो मैथमेटिकली क्या होगा, इट इज इक्वल टू वर्क डन. अभी मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस मींस मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय Q. क्यों मैं Q कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पर यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पर यूनिट चार्ज को लाने में, इसलिए डिवाइडेड बाय चार्ज है, इसलिए वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q, it is known as potential difference. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है. W अपॉन Q इज इक्वल टू V. ये एक फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने लिख आ गई, V इक्वल्स टू W अपॉन Q. इसका भी न्यूमेरिकल्स
क्वेश्चंस में आता है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद कर लेनी है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो अभी अभी जो मैंने बोला देखो, उसको मैं इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट करके लिख दिया, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। सी द डेफिनेशन, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन हम करेंगे इन ब्रिंगिंग, किसको लाना है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए कहां से कहां तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर दिस फार्मूला, टेक अ नोट, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूला से हम 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी लिखेंगे, इसी फॉर्मूला से। देखो तो V के जगह मैं लिख दिया 1 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है 1 वोल्ट। इधर है W, तो W के जगह पे मैं लिख दूंगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो मैं वर्क डन के जगह लिख दिया जूल। डिनोमिनेटर में क्या है, Q, Q मतलब चार्ज, तो मैं लिखूंगा 1 कूलम्ब, 1 कूलम, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। देखो ये जो इक्वेशन हमारे सामने है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसी इक्वेशन से अब हम 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिखेंगे, बड़ा इजी है। देखो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे जब 1 जूल ऑफ वर्क डन किया गया। कितना जूल ऑफ वर्क डन, इक्वेशन में दिख रहा है, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाए, कब, जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को लाया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़े, तो हम कहेंगे कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इतना ही सिंपल डेफिनेशन है। सी नाउ आई हैव रिटन इट फॉर यू, सी इट्स सो सिंपल, रीड इट। 1 वोल्ट क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी, बी होगा, इज सेड टू बी 1 वोल्ट, उसे 1 वोल्ट बोलेंगे इफ 1 जूल ऑफ वर्क, अगर 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज लाने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए, कहां से कहां तक, 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है। एंड इट इज वेरी क्लियर कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ये तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया, V, हमें ये भी पता चल गया कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ये दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी, और कॉज ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ा, ठीक है। अब आगे हम ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे, ओके। देखो ओम्स लॉ को अभी हम स्टडी करेंगे। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट फॉर द टाइम बिंग अभी मत देखो, अभी मैं जो सर्किट बना रहा हूं उसको ध्यान से देखो। सपोज तुमने घर में एक ऐसा सिंपल सा सर्किट बनाया, यहाँ पे तुमने एक सेल लगाया, सी माई सर्किट, इट यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली, और यहाँ पे तुमने एक बल्ब लगाया, और यहाँ पे ऑफ कोर्स एक स्विच है, स्विच तो सर्किट में बनानी चाहिए हमें, ओके। यहाँ पे स्विच तुमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मान लो तुमने क्या किया, तुमने 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, ठीक है, 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, और तुमने देखा कि बल्ब ग्लो कर रहा है, स्विच जब ऑन है बल्ब ग्लो कर रहा है, करना भी चाहिए, 5 वोल्ट का बैटरी लगाओगे, स्विच ऑन करोगे, बल्ब ग्लो कर रहा है। अब तुमने क्या किया, 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का सेल लगा दिया, सेल या बैटरी कुछ भी लगा दिया। तो what you will see that the bulb will glow even more brightly। तुम देखोगे कि बल्ब अब ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है। 5 वोल्ट जब लगाया था तब कम ब्राइटली ग्लो कर रहा था, और जैसे ही तुमने 10 वोल्ट लगा दिया, बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करने लगा। अब तुमने सपोज 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो बल्ब और ज्यादा ग्लो करने लगा। अगर तुमने 40 वोल्ट का बैटरी लगाया, बल्ब और ज्यादा ग्लो करने लगा, मोर ब्राइटर, ठीक है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा हूं, ये क्या बढ़ा रहा हूं, बैटरी का मैं 5 वोल्ट से 10 वोल्ट, 10 से 20, 20 से 40, मैं एक्चुअली क्या बढ़ा रहा हूं, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा हूं, V को बढ़ा रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं, बल्ब और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ग्लो कर रहा है ब्राइटली। इसका मतलब करंट भी सर्किट में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा फ्लो होने लगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से
करंट भी बढ़ने लगा। करंट बढ़ा तभी ना बल्ब ज्यादा ग्लो किया और तेज से ग्लो किया। सो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाने से करंट भी बढ़ता है इन द सेम प्रोपोर्शन, इन अ लीनियर रेशियो। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ रहा है, करंट भी अपने आप बढ़ने लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे, करंट भी डिक्रीज कर जाएगा सर्किट में। इसको पहली बार ऑब्जर्व किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है ओम, और उन्होंने कह दिया एक लॉ, उन्होंने बोल दिया एक लॉ, और ये बिल्कुल सिंपल लॉ है, हम खुद भी घर में इसको अपने से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। उसने कह दिया कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस करंट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे, करंट भी वैसे वैसे बढ़ेगा, because then only the bulb will glow more brighter, more brighter, more brighter. और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। This is so simple to understand and this is what is known as Ohm's law. इसी को Ohm's law बोलते हैं। लेकिन ओम जी ने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी। उन्होंने कहा कि ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। माइंड यू माय डियर्स, टेम्परेचर शुड नॉट फ्लक्चुएट। तो यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हम एक बल्ब यूज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बल्ब अगर ग्लो करता है ना, धीरे धीरे उसकी टेम्परेचर गर्म हो जाती है, वो हीटेड अप होने लगता है। तो फिर ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये वैलिड नहीं रहता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। तो मैंने बस समझाने के लिए, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए यहां बल्ब का एग्जांपल लिया, लेकिन एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट ओम ने किया था ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, ही डिड नॉट यूज अ बल्ब ओवर हियर। बल्ब का तो यूज करना ही नहीं है हमें, क्योंकि बल्ब अगर यूज करते हैं बल्ब गर्म होने लगता है, और गर्म होने से इस पूरा कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। वी विल स्टडी इन दिस वीडियो ओनली कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो हमें इस पूरा कंडक्टर का रेजिस्टेंस को सेम रखना है थ्रू आउट, उसके लिए हमें टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना होता है। तो हम बल्ब यूज नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसा यहाँ पे लोड यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा अप्लायंस जो हीटेड अप ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, स्मॉल सा एक छोटा सा रेजिस्टर हम यहाँ यूज कर लेते हैं। रेजिस्टर को हम ऐसे सिंबल से बनाते हैं। तो ऐसा अभी मैंने जो बल्ब को रिप्लेस करके, यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ स्मॉल रेजिस्टर, इट कैन बी इट इज अ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट किया गया, दूसरा कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए ओम ने क्या किया था, एक एमीटर कनेक्ट किया था सर्किट में। अब देखो मैं एक एमीटर भी कनेक्ट कर दिया, कर सकते हैं। तो एमीटर का क्या काम है, ये रीड करेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट में 5 वोल्ट का जैसी बैटरी लगाया, तो उसने करंट को मेजर किया, मान के चलो करंट हो गया था 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब जैसे ही उसने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, करंट हो गया 4 एम्पियर। जैसे ही 20 वोल्ट का बैटरी लगाया, करंट हो गया 8 एम्पियर। तो यू कैन सी एज ही इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, he saw there is an increase in current as well, 2 एम्पियर से 8, 4 एम्पियर, 4 से 8 एम्पियर। और उसने करंट को रीड भी किया एक एमीटर के मदद से। इतना ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखो हमने अभी क्या लिखा ओम्स लॉ को का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, सी द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी अभी मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर अप्लाई किए हैं। तो दोनों एंड्स पर अप्लाई किया मतलब जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस का सेल या बैटरी कनेक्ट किया है, तो उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसने शर्त लगा दिया कि बशर्ते कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए तभी होगा। तो ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर एग्जाम में नहीं लिखते हो ना, ये प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगी। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि हमें बताना कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है, ओम्स लॉ तभी सही है जब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, गिव द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तुम लोग भी लिख लो अभी, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ का यही लिमिटेशन है कि ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट।
ठीक है ना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बुक में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा सेपरेट हेडिंग देके लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लेकिन एग्जाम में तो आया था। तो ये बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन बच्चों ने आंसर कर दिया कि टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है तभी ओम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर अ कंडक्टर हुज टेम्परेचर इज चेंजिंग। ठीक है, अभी हम ओम्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने वाले हैं। देखो बड़ा सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अब हम रिमूव करेंगे और इक्वल टू साइन लेकर आएंगे। इक्वल टू साइन लेकर आ गए तो हमें एक कांस्टेंट भी लानी है। वो कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है? इस पूरे सर्किट में क्या कांस्टेंट है? इस पूरा सर्किट में क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, क्या फिक्स रहना चाहिए? रेजिस्टेंस। मैंने बताया ना कि तार का पूरा कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रखनी है। तो रेजिस्टेंस इज दैट कांस्टेंट व्हिच इज नॉट चेंजिंग इन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने कहा गया है, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो V इक्वल्स टू I इंटू आर। आर हमने लिख दिया, हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया I को, कांस्टेंट है R। ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने है V इक्वल्स टू IR, this is Ohm's law, and this is extremely important equation, V equals to IR. You have to memorize it thoroughly and it should be always at your fingertips. V equals to IR. अब इसी इक्वेशन से अगर हम R को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या हम लिख सकते हैं? R is equal to V upon I। बिल्कुल लिख सकते हैं, R is equal to V upon I लिखा जा सकता है ना इसी इक्वेशन को। अब देखो R को हम डिफाइन करेंगे, R का एसआई यूनिट डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मैंने बोला था 1 ओम, तो R के जगह पर मैं 1 ओम लिख दिया, इक्वल्स टू ऊपर में है V, न्यूमरेटर में V, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी एसआई यूनिट 1 वोल्ट, 1 वोल्ट लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? डिवाइडेड बाय I है, तो I मतलब उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? I क्या? एम्पियर, राइट? तो मैं 1 एम्पियर लिख दिया। देखो ये जो इक्वेशन हमें मिला, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। इसी से हम 1 ओम का डेफिनेशन लिखेंगे। सी हाउ आई हैव रिटन नाउ। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। 1 ओम हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को कहेंगे कब? जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा जब उसे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। उस तार में अगर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस तार का रेजिस्टेंस 1 ओम है। इतना ही सिंपल। Now see what I have written, 1 ohm का definition. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows, 1 ampere current flows in a conductor when 1 volt of potential difference is applied across the ends of the conductor। 1 volt of potential difference अप्लाई किए हैं across the ends of the conductor, और तब अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो किया तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। Isn't it that simple? तो हमने ओम्स लॉ भी पढ़ ली। ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या है? V इक्वल्स टू IR। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम 1 ओम को डिफाइन करेंगे, यही है 1 ओम का डेफिनेशन। यानी रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम और 1 ओम का यही डेफिनेशन है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, तो कितने सारे फॉर्मूलाज, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आज इसी वीडियो में तुम लोगों को देखने को, सीखने को मिल रहा है। Isn't it? Okay. नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अलग अलग क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। तो पहला फैक्टर है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। कॉपर का अलग रेजिस्टेंस, इसीलिए वो अच्छा कंडक्टर है। आयरन का अलग रेजिस्टेंस, एल्यूमिनियम का कुछ अलग रेजिस्टेंस, वुड का तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, लकड़ी, वुड, रबर, इनका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट को तो फ्लो ही नहीं होने देता है, इतना ज्यादा करंट को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इंसुलेटर्स का तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कितना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए देखो हमने क्या लिखा, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, कॉपर का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए वो बहुत इजीली इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं और उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है।
इसलिए क्या लिखा हुआ है, सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। तो ये पहला फैक्टर है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सेकेंड फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जितना लंबा होगा, जितनी इसकी लेंथ होगी, उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो हमने क्या लिख दिया, मोर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मोर इज इट्स रेजिस्टेंस। जितनी उसकी लंबाई, तार की लंबाई, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। घर में इसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, सपोज तुमने एक छोटा सा सेल लिया, सेल जो इजीली अवेलेबल है ना मार्केट में, ड्राई सेल, उसको पेंसिल सेल बोलते हैं। तो उसको लिया तुमने और एक छोटा सा तार से एक बल्ब के साथ उसको तुमने कनेक्ट कर दिया, स्मॉल वायर से। तो स्विच भी मान लो, स्विच भी कनेक्ट किया, यहाँ पे मैं एक स्विच स्विच तुमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही स्विच ऑन होगा बल्ब ग्लो करेगा, नो डाउट। अब तुमने क्या किया, ये सेम सेम तुमने बैटरी लिया या सेल लिया, सेम वोल्टेज का, सेम पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन इस बार तुमने तार बहुत लंबा ले लिया और उसी बल्ब को तुमने कनेक्ट किया, सेम बल्ब को तुमने कनेक्ट किया सेम सेल के साथ। सिर्फ डिफरेंस क्या है, तार लंबा है। You see in my second figure, the wire is longer. Bulb will still glow. When you press the switch on, the bulb will still glow, but this time the bulb will glow with less brightness. Your second case है, केस बी। केस बी में बल्ब कम ब्राइटली ग्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है। तार का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है तो करंट कम हो गया है, इसलिए बल्ब कम ब्राइटली ग्लो करेगा। तार का रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि तुमने ज्यादा लंबा तार यूज किया। तो शॉर्टर द वायर लेस इज द रेजिस्टेंस, लॉन्गर द वायर मोर इज द रेजिस्टेंस। यही हमने यहां लिखा सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस ऑफ द वायर, मोटाई, तार का कितना मोटाई है, थिकनेस है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। एक मोटा तार कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक पतला तार ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसको याद रखना। तो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। लेकिन थिकनेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा उसका थिकनेस उतना कम उसका रेजिस्टेंस। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए मैंने 1 अपॉन A लिख दिया। A मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस ना। अगर ये एक तार है, मैग्नीफाइड व्यू में बना रहा हूं, दिस इज अ वायर। तो ये सामने से अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें एक सर्कल दिख रहा है ना, दिस सर्कुलर फेस। ये जो सर्कुलर फेस है, इसका जो एरिया है उसी को हम कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इस सर्कल का एरिया। तो ये सर्कल का एरिया मींस दिस इज थिकनेस ओनली। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल इंक्रीज, द थिकनेस विल इंक्रीज। तो इसीलिए मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस विल बी इट्स रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फोर्थ कंडीशन देखो, जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मोर द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर मोर इज इट्स रेजिस्टेंस। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम वहां बल्ब यूज नहीं कर सकते। बल्ब गर्म हो जाता है तो टेम्परेचर तो बढ़ते रहता है, तो कांस्टेंट तो नहीं रहती है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहती है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फिर V इक्वल्स टू आई आर कैसे हो सकता है, क्योंकि R को तो कांस्टेंट रहना है। याद है ना, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि V इक्वल्स टू आई आर, ये इक्वेशन हमने लिखा। इस R को तो हमने कहा कि R कांस्टेंट होनी चाहिए। R कांस्टेंट रहे, इसके लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट होनी चाहिए, इसलिए हम बल्ब यूज नहीं कर सकते। आई होप नाउ इट इज क्लियर, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर व्हाई वी कांट यूज अ बल्ब टू वेरीफाई ओम्स लॉ, because the temperature of a bulb will increase, it gets heated up, and if temperature is increased, the resistance also increases. Resistance does not remain constant, and Ohm's law is valid only when the temperature remains constant, so we cannot use a bulb. ठीक है? Next we will discuss certain numericals, very simple numericals in front of you. Okay, calculate the potential difference. हमें V calculate करनी है, potential difference across the ends of a wire of resistance 2 ohm. Okay, resistance का वैल्यू दिया हुआ है 2 ohm. Very good, बहुत easy है। R का वैल्यू दिया हुआ है 2 ohm, करंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, I का वैल्यू 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर
और मुझे निकालना है V, तो V इक्वल्स टू IR यूज करेंगे, ओम्स लॉ का इक्वेशन यूज करेंगे। V इक्वल्स टू IR यानी 1.5 into 2 that is 3 वोल्ट। 1.5 into 3 is 3 वोल्ट, इसका आंसर 3 वोल्ट होगा। सो सिंपल, तुम लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर यानी आई का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 एम्पियर at 6.0 volt. Okay, potential difference is also given 6 volt. Very good. Now we have to calculate the resistance. R निकालना है, find the resistance. तो Ohm's law से ही V equals to IR और तो R equals to V upon I लिख सकते हैं ना, R is equal to V upon I. This is Ohm's law से V equals to IR से ही आया, तो V के जगह पे 6, I के प्लेस पे 1.5, तो यहाँ पे हम इसको 0 लिखेंगे और इस डेसिमल उड़ गया, 15 4 60, so 4 ohm, 4 ohm is the answer. Isn't it so simple? So इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते ही हैं V equals to IR पे क्वेश्चंस। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं प्रीवियस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो these are so simple numericals. With this I end up this video. All of you take care and God bless you, my dear.